Hi everyone and welcome to the Study NCERT YouTube चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है तो पहले तो आप लोगों का 1 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 15 दिसंबर कर दी गई है। इसका मतलब कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास 2.5 महीने यानी 75 से 80 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और क्या स्ट्रैटेजी रखें कि अपना एग्ज़ाम हम लोग क्लियर कर सकें। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। 150 ही आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और जो टोटल टाइम आपको दिया जाता है इसे करने के लिए वो भी 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है। एग्ज़ाम के मोड की अगर बात करें तो अभी तक जो ये एग्ज़ाम हो रहा था 2020 से अब तक एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन इस बार फिर से एग्ज़ाम को ऑफलाइन कर दिया गया है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑफलाइन हमें पेन और पेपर पे लिखने की आदत होती है, तो ये ऑफलाइन मोड अच्छा होता है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो सीटेट के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट में हम लोगों के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, CDP, EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। CDP पेपर 1 और पेपर 2 में सेम है और ये लैंग्वेज के जो दोनों लैंग्वेज होती हैं ये भी पेपर 1 और पेपर 2 में सेम ही होती हैं। सिलेबस भी दोनों का सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में लेवल हाई कर दिया जाता है, दोनों ही सेम है। EVS आपके सिर्फ पेपर 1 में पूछा जाता है, पेपर 2 में EVS नहीं पूछा जाता है। मैथ्स भी पेपर 1 में तो सभी के लिए कंपलसरी, लेकिन पेपर 2 में अगर हम बात करें तो जो SST वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मैथ्स नहीं होता है। मैथ्स सिर्फ साइंस एंड मैथ्स वाले कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। ओके, तो पेपर 1 में हमारे ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। CDP हमारी 30 मार्क्स की आती है और 30 ही क्वेश्चन होते हैं। EVS भी हमारा 30 मार्क्स का होता है और ये जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी ये भी 30 मार्क्स की होती हैं। और इनमें जो 15 मार्क्स का होता है वो तो हमारी पेडागोजी पूछी जाती है और 15 मार्क्स का हमारा सिलेबस से पूछा जाता है जो कि कंप्लीट NCERT बेस्ड ही होता है। और लैंग्वेज में तो वैसे ग्रामर वगैरह इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, पैराग्राफ ही आते हैं और वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लैंग्वेज 2, फर्स्ट लैंग्वेज तो सबकी हिंदी ही होती है। सेकंड जो लैंग्वेज होगी वो आप लोगों को चूज़ करनी होगी। आप लोग इंग्लिश लेना चाहते हैं या अदर कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी और अदर जो 15 मार्क्स बचेंगे उसमें आपके सिलेबस बेस्ड पूछा जाएगा कि अगर आप लोगों ने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। पैराग्राफ में आपसे थोड़ी बहुत ग्रामर पूछ ली जाती है, वो आप लोगों की बेसिक ग्रामर होती है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। EVS अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग 3rd क्लास से 5th क्लास की NCERT अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो EVS के 30 मार्क्स पूरे आप लोग स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो CDP तो सेम ही है दोनों में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। लैंग्वेजेस भी सेम हो जाती हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट आपका आ जाता है SST वाले कैंडिडेट SST चूज़ करते हैं और साइंस एंड मैथ्स वाले कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अब जो आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं सीटेट के उसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेवल भी ये सोचकर बढ़ा दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो स्टूडेंट हों उन्हें आपसे ज़्यादा आता हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये सोचकर इसका लेवल बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा। बाकी ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपसे 10th लेवल तक का पूछा जाता है। अब लोग
अगर आप लोग 6 to 8 तक की NCERT कवर कर लेते हैं, अगर SST वाले कैंडिडेट हैं तो जितनी भी 6 to 8 की SST की बुकें हैं सामाजिक विज्ञान की, उनको आप रीड करें तो ये आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। सेम है साइंस और मैथ्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी 6 to 8 तक की NCERT अगर कवर करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, या फिर जो कैंडिडेट्स कई साल से 4-5 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस बार ऐसा क्या करें जिससे कि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे पास मोटा मोटी 2.5 महीने या फिर 75 से 80 दिन आप बोल सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है जो कि काफ़ी कम टाइम है। तो उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी प्लान हम कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं तैयारी करने के। सबसे पहला तो तरीका है कि आप लोग कोई भी बैच परचेज़ कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन काफ़ी बैचेज़ आ रहे हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग अपना बैच परचेज़ करिए। उसके बाद वहाँ से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ओके, वो खुद आपका सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। वहीं से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो जाता है कि आप लोग पूरा का पूरा 2.5 महीने कहीं इधर उधर ना भटके, बस अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और अपने मॉक टेस्ट जहाँ भी आपने बैच परचेज़ किया है वहाँ से ये सारी चीज़ें अपनी कवर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। दूसरा तरीका है जो बच्चे बैच परचेज़ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, या वो लोग सेल्फ से पढ़ना चाहते हैं और थोड़ी बहुत यूट्यूब से जैसे भी कवर करना चाहते हैं अपना सिलेबस, तो उन लोगों के लिए मेरी राय है कि वो लोग अपनी NCERT पर फोकस करें। और अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं तब भी EVS के लिए 3rd क्लास से 5th क्लास की NCERT पर ही फोकस करें। पेपर 2 अगर आप लोग दे रहे हैं तब भी SST वाले कैंडिडेट अगर आप हैं तब भी सामाजिक विज्ञान की 6 to 8 की NCERT आप लोग सबसे पहले कवर करें। ऐसी साइंस एंड मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी अपनी साइंस की बुक जो होती है 6 to 8 की साइंस सबसे पहले कवर करें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मेन है। ऐसा नहीं है कि CTET का जो पेपर आता है बहुत ज़्यादा टफ आता है, लेकिन बच्चे बहुत फेल होते हैं। उसका रीज़न बस यही होता है कि वो लोग एक सही स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसा क्या करना है, अपने सिलेबस से नहीं भटकना है कहीं भी, अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ही चलना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और जो भी चैप्टर्स आपने करे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, क्योंकि CTET के एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा के समझ पर आधारित अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो CTET क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो डायरेक्टली एक रट्टा मार लेते हैं क्वेश्चंस का, और जो भी हमारे समझ पर बेस क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं, उन्हें वो लोग प्रश्न को हल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो लोग CTET को क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमें क्या करना है और किन किन गलतियों से बचना है जिससे कि हम उन कैंडिडेट्स की कैटेगरी में ना आए जो CTET क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़, टाइम टू प्रैक्टिस। अगर आप लोग मैथ्स और साइंस के कैंडिडेट हैं तो ये बहुत मेन चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि SST वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो तो फिर भी अपना क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चंस को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आता है तो छोड़ दो,
लेकिन साइंस में और मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। साइंस के क्वेश्चन फिर भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैथ्स की बात है, मैथ्स में कैलकुलेशन करनी होती है, वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है। ज़रूर आप लोग मैथ्स के लिए आप लोग प्रैक्टिस का टाइम ज़रूर निकालें। सेकंड जो चीज़ होती है, सीटेट में आप लोगों के समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप लोग रट के सीटेट पास नहीं कर सकते। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको गहराई से पढ़ना होगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे समझ पर आधारित पूछा जाता है तो उसे आप लोग आसानी से हल कर सकें। सेकंड, जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े बहुत, जिसे बच्चे कहते हैं कि सीटेट का पैटर्न चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न हो गया है। पैटर्न सब सेम ही है, बस कुछ क्वेश्चन कथन कारक वाले आने लग गए हैं। ये जो टॉपिक है, आप लोगों ने, अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, कथन और कारक वाला, तो आप लोगों को कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। ये वैसे भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ये भी आपकी समझ पर ही आधारित होते हैं। अगर समझ आपने अपनी विकसित कर ली है उतनी कि किस क्वेश्चन में कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट जो सबसे मेन चीज़ है वो है ग्रामर। ग्रामर सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। थोड़ी बहुत 2-4 क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोगों के हिंदी में या इंग्लिश में पैराग्राफ में ही पूछे जाते हैं बस। वो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी बेसिक ठीक है। बच्चे गलती करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी करने के लिए वो ग्रामर, एसएससी की ग्रामर वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। आप लोगों को ये नहीं करना है। लैंग्वेज में सिर्फ पैराग्राफ पूछे जाते हैं, आप लोगों की पेडागोजी पूछी जाती है। इन गलतियों से बचें और जो स्ट्रैटेजी है अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करें। अगर आप लोगों ने बैच परचेज़ किया हुआ है कहीं से, तो वहाँ से अपना सिलेबस पूरा करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, मॉक टेस्ट लगाएं। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 120 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो आप लोग करते हैं। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी को फोकस करते हुए ही पढ़ना है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।